Welcome to my channel Creative Ashita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we are going to do chapter 8, that is cell structure and functions. So let's start with the chapter. You have already learned that things around us are either living or non-living. आपने ये देखा ही होगा, ठीक है, जो हमारी चीज़ें आसपास होती है वो लिविंग होती है और नॉन लिविंग होती है, ठीक है। आप ये रिकॉल कर सकते हो कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो सब में एक बेसिक फंक्शंस होते हैं, तो वो आप लिस्ट कर सकते हो इन सारे फंक्शंस को। अलग अलग सेट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के कि वो परफॉर्म करे वेरियस फंक्शन, और ये लिस्टेड है, ठीक है। इस चैप्टर में आप लर्न करोगे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑर्गन के बारे में, ठीक है, जो कि सेल है, ठीक है। सेल जो है ना वो कंपेयर हो सकती है ब्रिक्स के तरह, ठीक है। जो ब्रिक्स है ना वो असेंबल होती है, मतलब जैसे ही अगर ब्रिक्स एक साथ जुड़ जाती है ना तो फिर एक बिल्डिंग बन जाती है, वैसे ही जब सेल्स जुड़ जाते हैं तो फिर वो बॉडी बन जाती है एक ऑर्गेनिजम्स की। अब है कि सेल कैसे बने। जो रॉबर्ट हुक है 1665 में उसने ऑब्जर्व करा कॉर्ड की स्लाइसेस एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे, ठीक है। जो कॉर्क है ना ये एक पार्ट होता है ट्री का, ठीक है। फिर वो थिन स्लाइसेस लेके गया कॉर्क की और उसने ऑब्जर्व करा माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। उसने नोटिस करा कि जो बॉक्सेस हैं ना और कंपार्टमेंट्स होते हैं कॉर्क स्लाइसेस के, तो ये जो बॉक्सेस हैं ना ये एक हनी कॉम्ब की तरह लगे, ठीक है। फिर उसने ये नोटिस करा कि जो एक बॉक्स है ना, जब वो सेपरेटेड हुआ था ना दूसरे से, वॉल से या फिर पार्टीशन से, तो फिर हुक ने ये कॉइन करा ये टर्म सेल, ठीक है, हर एक बॉक्स को। जब हॉक ने ऑब्जर्व करा बॉक्सेस या फिर सेल कॉर्क में ये डेड सेल्स थे। जो सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो ऑब्जर्व होते थे जब हम डिस्कवरी कर देते थे इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स की, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा छोटे सेल्स थे ना उनको सेल ऑफ द नेक्स्ट कहते थे 150 ईयर्स। रॉबर्ट हुक्स की ऑब्जर्वेशंस के। अब हम जानते हैं कि जो बहुत सारे सेल स्ट्रक्चर हैं उनके फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं माइक्रोस्कोप जिसमें बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। अब आते हैं हम सेल्स के बारे में। जो ब्रिक्स होती है बिल्डिंग में और सेल होते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं। तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये जो बिल्डिंग होती है ना ये सारी सिमिलर ब्रिक्स से बनी होती है। मतलब जो बिल्डिंग होती है ना वो एक ही मतलब सेम, मतलब जैसे कि ये ब्रिक है, ठीक है। ब्रिक एक क्यूबॉइड की तरह दिखती है ना हमें, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये जैसे सपोज ये एक ब्रिक है, ठीक है। ये जो ब्रिक है ना ये सेम प्रकार की होगी, मतलब कि ये जो ब्रिक है ना इसी टाइप की ब्रिक अगर हम कंबाइन कर देंगे ना इसी टाइप की ब्रिक को, तो ये क्या बन जाएगी, एक बिल्डिंग बन जाएगी। धीरे धीरे हम अगर इन ब्रिक्स को जोड़ते जाएंगे तो एक बिल्डिंग बन जाएगी। वैसे ही जब डिफरेंट डिज़ाइन, शेप और साइजेस होते हैं ना, तो जो लिविंग वर्ल्ड होता है ना ऑर्गेनिजम्स का, मतलब कि जैसे अगर डिफरेंट डिज़ाइंस, शेप्स और साइजेस फिर ब्रिक बन जाएगी, है ना। वैसे ही जब हम सेल्स को जोड़ते हैं ना तो ह्यूमन बॉडी बनती है और ये डिफ़र करती है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन पर वो सेल्स से ही बनी होती है, मतलब जैसे उनका डिज़ाइन सेम नहीं हो सकता, ठीक है, शेप सेम नहीं हो सकती और साइजेस सेम नहीं हो सकता, मतलब साइज़ डिफरेंट होते हैं, और लेकिन वो बने किससे होते हैं, सेल्स से। सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं लिविंग स्ट्रक्चर और नॉन लिविंग ब्रिक से। अब यहाँ पे पहेली ने पूछा है कि जो एक हैन का एग ये हमको दिखता है ये एक सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो जो एग होता है ना हैन का वो सिंगल सेल होता है और ये बहुत बिग इनफ होता है कि हम उसको अनेक आई से देख सकें, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स हमें बहुत सारी वैरायटी दिखाते हैं सेल नंबर में, शेप में और साइजेस में।
कि ऐसे साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं और स्टडी करते हैं लिविंग सेल्स के बारे में। वो माइक्रोस्कोप लेते हैं मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स करने के लिए, स्ट्रेन्स लेते हैं, स्ट्रेन्स मतलब डाइज, जो कि वो यूज़ करते हैं कि वो कलर करे पार्ट सेल के और स्टडी करे डिटेल स्ट्रक्चर। बहुत ज़्यादा मिलियंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं और साइजेस होते हैं। उनकी जो ऑर्गन्स है ना वो वेरी करती है किससे, शेप से, साइज से और नंबर ऑफ सेल्स से। चलिए अब हम स्टडी करते हैं आगे। अब नंबर ऑफ सेल्स, अब आप गैस कर सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स टॉल ट्रीज़ में या फिर ह्यूज एनिमल में जैसे कि एलिफेंट में। तो जो नंबर है ये रन करता है मिलियन और ट्रिलियन में। ह्यूमन बॉडी जो है ना वो ट्रिलियन ऑफ सेल होते हैं उनमें, जो कि वेरी करते हैं शेप से और साइजेस से। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप सेल के परफॉर्म करते हैं वैरायटी डिफरेंट फंक्शंस के। तो ये जो बिलियन है ना ये 1000 मिलियन होता है और जो ट्रिलियन है ना वो 1000 बिलियन होता है। ऑर्गेनिजम्स जो कि एक से ज़्यादा सेल होती है ना उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, मल्टी का मतलब मैनी और सेलुलर का मतलब सेल, मतलब बहुत ज़्यादा सेल से बनी होती है। ठीक है, तो ये जो नंबर होते हैं ना सेल्स के ये लेस होते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के पर कोई तरीके में, और ये अफेक्ट करते हैं फंक्शनिंग ऑर्गेनिजम्स की। आप सरप्राइज हो जाओगे अगर आप जानोगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जिनमें बिलियंस ऑफ सेल होते हैं ना वो एक लाइफ सिंगल सेल से बिगिन करते हैं और वो फर्टिलाइज्ड एग की तरह होते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना ये मल्टीप्लाई करता है नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज़ करता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स। चलिए अब हम फिगर को देखते हैं। दोनों ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि का मतलब 1 हो जाता है, ठीक है, और सेलुलर का क्या मतलब होता है, सेल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि ये हो गया एमोइबा, ठीक है, और ये हो गया पैरामीशियम। ठीक है, तो एमोइबा तो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। ठीक है, ये एमोइबा है और ये सिंगल सेल्ड है और ये क्या है, पैरामीशियम होता है। ठीक है, ये भी सिंगल सेल्ड होता है। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना परफॉर्म करते हैं सारे नेसेसरी फंक्शन जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। ठीक है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमोइबा ये कैप्चर करता है और ये फूड को डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है और ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। वैसे ही जो फंक्शंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये कैरी होते हैं ग्रुप्स में और स्पेशलाइज्ड सेल्स में और परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ फिर इन रिटर्न फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स। अब आ गया सेल्स की क्या शेप होती है। ठीक है, आप कैसे डिफाइन करोगे कि जो शेप एमोइबा की फिगर में आप ये कह सकते हैं कि जो शेप है ना वो इरेगुलर होती है, मतलब कभी जो एमोइबा की जो शेप है ना वो ऐसे हो जाएगी, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा उसकी शेप ऐसे होती जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी शेप जो है ना वो एक जगह नहीं है, जैसे कि कैट की शेप तो एक है, ठीक है, वैसे ही उसको तो शेप ऐसी है लेकिन और वो चलती है तो उसकी शेप को कुछ भी चेंजेस नहीं होते। लेकिन जैसे एमोइबा पहले इतना होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा एमोइबा होता है, फिर वो धीरे धीरे इतना बढ़ता है, फिर इतना बढ़ता है, फिर इतना। ठीक है, वैसे ही जो एमोइबा की ना कोई डेफिनेट शेप नहीं होती दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह, ये शेप को चेंज करता रहता है। ठीक है, अब आप ऑब्ज़र्व करो प्रोजेक्शन और वेरी लेंस के बारे में जो कि प्रोट्रूड करते हैं उसकी बॉडी पे, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रिसोपोडिया। ठीक है, प्रिसोडो मतलब कि फॉल्स और पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट। आपने लर्न किया होगा क्लास 7 में भी, ये जो प्रोजेक्शन होते हैं ना ये अपीयर होते हैं अमोइबा में और डिसअपीयर होते हैं। ठीक है, ये मूव होते हैं और फिर ये फीड हो जाते हैं। जो वाइट ब्लड होता है ना ह्यूमन ब्लड में, ये दूसरा एग्जाम्पल होता है सिंगल सेल का। ठीक है, वाइट ब्लड सेल WBC आपने पढ़ा ही होगा। WBC एक सेल है और जो अमोइबा है ना ये फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म है और ये कैपेबल
कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। कौन सी शेप आप एक्सपेक्ट करोगे ऑर्गेनिजम्स की जिसमें मिलियन ऑफ सेल होते हैं, और ये शो करता है डिफरेंट सेल जैसे ब्लड, मसल, नर्व सेल्स, ह्यूमन बींग्स की। तो जो डिफरेंट शेप्स हैं रिलेटेड होते हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शंस की तरफ। वैसे ही जो सेल्स हैं ना राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और इलोंगेटेड हो जाते हैं। जो कुछ सेल्स होते हैं ना ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड से, ये एग्जिबिट करते हैं स्पाइंडल शेप, ठीक है। तो जो सेल्स हैं ना कभी कभार लॉन्ग होते हैं। कुछ ब्रांच्ड लाइक नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। तो जो नर्व सेल है ना ये रिसीव करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं मैसेजेस, तब ये हेल्प करते हैं कि वो कंट्रोल करे और कोऑर्डिनेट करे वर्किंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की। अब क्या आप गेस कर सकते हो कि कौन सा पार्ट सेल का शेप देता है हमें? तो जो कंपोनेंट सेल के ये एनक्लोज होते हैं मेम्ब्रेन्स की तरफ। तो ये जो मेम्ब्रेन्स है इन्हें प्रोवाइड करता है शेप सेल्स को, प्लांट्स और एनिमल्स की। जो सेल वॉल है ना ये एक एडिशनल कवरिंग होती है ओवर द सेल मेम्ब्रेन्स प्लांट सेल में, और ये शेप देती है और रेगुलेटरी देती है इन सेल्स को। जो बैक्टीरियल सेल है ना ये भी एक सेल वॉल ही है। अब सेल का साइज़, जो साइज़ होता है ना सेल का लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो स्मॉल हो सकता है, और उनकी जो मिलियंथ होती है ना मीटर की वो लार्ज हो सकती है कुछ सेंटीमीटर से। हाउएवर जो बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं माइक्रोस्कोप साइज़ में हम देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज़ में और ये हमको विजिबल नहीं होते अननेक्ड आई से, मतलब कि अगर हम नेक्ड आई से देखें तो ही विजिबल होंगे। ये एनलार्ज होने चाहिए और मैग्नीफाइड होने चाहिए माइक्रोस्कोप से। तो जो स्मॉलेस्ट सेल है ना ये है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया में। जो लार्जेस्ट सेल मेजरिंग होती है ना वो है 170 mm इंटू 130 mm मिलीमीटर, और एग ऑस्ट्रिच की। तो ये जो साइज़ होता है ना सेल का उसमें कोई रिलेशन नहीं होती जो साइज़ बॉडी का और एनिमल का या फिर प्लांट का होता है। ये नेसेसरी नहीं है कि जो सेल्स एलिफेंट में जितने बड़े होते हैं उतने ही रैट में हो। जो साइज़ होता है ना सेल का वो रिलेटेड होते हैं उसके फंक्शंस के हिसाब से। जैसे कि जो नर्व सेल है ना दोनों एलिफेंट में और रैट में ये लॉन्ग होती है और ब्रांच होती है, वैसे ये परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन जो कि ट्रांसफ़र करते हैं मैसेजेस। अब अगर सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस आपने लर्न करा होगा कि जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स होती है ना। और आपने ये भी स्टडी किया होगा क्लास 7th में डाइजेस्टिव ऑर्गन जो कि टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करती है डाइजेस्टिव सिस्टम को। हर एक ऑर्गन सिस्टम में परफॉर्म करती है डिफरेंट फंक्शन जैसे डाइजेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। वैसे ही जो डिफरेंट ऑर्गन्स होती है ना प्लांट के वो परफॉर्म करती है स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रूट है ना वो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में। लीव्स जो है ना आपने लर्न करा हुआ क्लास 7th में रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो सिंथेसाइज करे फूड। हर एक ऑर्गन फर्दर बनी होती है स्मॉलर पार्ट्स में जिनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। जो टिश्यू है ना एक ग्रुप होते हैं सिमिलर सेल्स का जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। पहेली ने रियलाइज़ करा कि जो ऑर्गन जो कि बनी होती है टिश्यू से वो बनी होती है सेल से। जो सेल्स होते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं। और सेल के पार्ट्स, पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन्स। जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं सेल के वो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है ये एंक्लोज होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। उनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी कह सकते हैं। तो जो मेम्ब्रेन्स है सेपरेट करते हैं सेल को एक दूसरे से, तो जो सेल्स को सराउंडिंग से और मीडियम से। तो ये जो प्लाज्मा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पोरस होते हैं और ये अलाउ करते हैं मूवमेंट सब्सटेंसेस की और मटेरियल्स की इनवर्ड और आउटवर्ड। तो जो बाउंड्री होती है ना ऑनियन सेल की इसको हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, और ये कवर होती है दूसरे थिक कवरिंग जिसको हम सेल वॉल कहते हैं।
तो जो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी होती है ना सेंटर में, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, न्यूक्लियस के बीच में और सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और आपने ये लर्न किया होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन्स है ना वो शेप देती है सेल्स को, और इस एडिशन में सेल मेम्ब्रेन्स की वो जो आउटर लेयर होती है ना सेल की, प्लांट्स की, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एडिशनल लेयर होती है ना सराउंडिंग की और सेल मेम्ब्रेन्स की, ये रिक्वायर होती है प्लांट को प्रोटेक्शन देने के लिए। जो प्लांट सेल होते हैं ना उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए होती है बहुत ज़्यादा वेरिएशन की तरफ से, जैसे कि टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। तो ये एक्सपोज होते हैं इन वेरिएशन में क्योंकि ये मूव नहीं कर पाते। वैसे ही जो सेल है ना वो ऑब्जर्व होते हैं लीफ पील ट्रांजिकेंटिया में। ठीक है, एलोडिया और रोई जो है ना, और ये प्रिपेयर करते हैं स्लाइस और केस ऑनियन की। ठीक है, पहेली ने आस्क करा बूजू को कि अगर वो ऑब्जर्व करता है एनिमल के सेल को। अब आ गया साइटोप्लाज्म। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन्स में, और जो न्यूक्लियस है ना वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिज सेल्स के वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गॉगली बॉडीज़ होती है, रिबोसोम्स होती है और एक्सेट्रा। ठीक है, आप ये लर्न करोगे लेटर क्लासेस में, मतलब आगे की क्लासेस में आप लर्न करोगे। अब आगे न्यूक्लियस, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का। ये जनरली स्फेरिकल होता है और लोकेटेड होता है सेंटर ऑफ द सेल में। ये स्टेन्ड होता है और हमें दिख जाता है विद द हेल्प ऑफ, मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस है ना ये सेपरेटेड हो सकता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, मेम्ब्रेन्स जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन्स है ना पोरस होता है और ये अलाउ करता है मूवमेंट मटेरियल्स की बिटवीन साइटोप्लाज्म और इनसाइड द न्यूक्लियस, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, हायर मैग्नीफिकेशन से। और हम इससे स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी देख सकते हैं न्यूक्लियस की, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इस एडिशन में जो न्यूक्लियस कंटेन्स करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स ये कैरी करता है जेन्स और हेल्प करता है कि वो इनहेरिटेंस करे और या फिर ट्रांसफ़र करे कैरेक्टर्स की उनके पेरेंट्स से और ऑफस्प्रिंग से। तो जो क्रोमोसोम्स है ना ये हमको दिखते हैं जब हम सेल को डिवाइड कर देते हैं। जो न्यूक्लियस है ना फिर एडिशन में ये इस रोल में वो इनहेरिटेंस हो जाता है और एक्ट करता है कंट्रोल सेंटर की तरह और एक्टिविटीज़ सेल की तरफ। तो जो एंटायर कंटेंट होता है ना लिविंग सेल का, इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और ये इंक्लूड करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना इसको हम लिविंग सब्सटेंस भी कहते हैं सेल का। अब आगे जेन एक यूनिट होती है इनहेरिटेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और ये कंट्रोल करता है कि वो ट्रांसफ़र ना करे हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। इसका मतलब कि जो आपके पेरेंट है ना वो पास करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए। अगर आपके फादर के ब्राउन आइज होगी तो आपकी भी ब्राउन आइज होगी। ठीक है, अगर आपके मम्मी के कर्ली हेयर होंगे, ठीक है, तो आपके भी नीचे से कर्ली हेयर होंगे। ठीक है, और कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पेरेंट रिजल्ट से और डिफरेंट कैरेक्टर्स में। जो न्यूक्लियस होता है ना बैक्टीरियल सेल का, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता सेल्स की तरह या फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की तरह। इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होता, और ये जो सेल्स हैं ना उनमें न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के, जिनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना इन काइंड्स के सेल में, इनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और ये जो सेल जैसे कि ओनियंस एंड चीक सेल्स, उनमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और ये डेजर्टेड होते हैं
विद यूकैरियोटिक सेल से, ठीक है। जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ना, बैक्टीरिया, ब्लूगिन, एल्गे से अलावा, तो इनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। यू मतलब ट्रू और कार्यन मतलब न्यूक्लियस। जब आप ऑब्जर्व करते हो ओनियन शेल्स माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है, तो आप नोटिस करते हो एक ब्लैक लुकिंग स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में, इसको हम वेलिसोल कहते हैं। ये सिंगल होते हैं और बिग होते हैं ओनियन शेल की तरह, ठीक है। जो चीक सेल होते हैं ना, वो स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं, और जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं ना, कॉमन होते हैं प्लांट सेल में। जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं। और आपने नोटिस करा कि जो सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज़ में साइटोप्लाज्म की सेल्स में और ट्रांडेस्कैंटिया लीफ में, ठीक है। तो ये स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में लीफ सेल्स के, ठीक है। और इनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, कुछ में ग्रीन पिगमेंट होता है जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और जो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होता है इनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं ग्रीन कलर लीव्स को। और आप ये रिकॉल कर सकते हो कि जो क्लोरोफिल होते हैं क्लोरोपार्ट्स में, ठीक है, लीव्स के, ये एसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब आगे कंपैरिजन प्लांट का और एनिमल सेल का। आप रिकॉल करो एक्टिविटी 8.3 और 8.4, तो आप एबल होगे कि आप कंपेयर करो प्लांट्स और एनिमल सेल्स को और ऑब्जर्व करो प्लांट्स और एनिमल सेल को केयरफुली, ठीक है, केयरफुली। चलिए अब हम टैबुलेट करते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स प्लांट्स की और एनिमल सेल्स की। कुछ फीचर्स जो है ना वो मेंशन है और आप इनमें ऐड कर सकते हो और मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो अब हमने ये चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ you love the video, please like the video, share the video and do subscribe the video. Till then, bye friends.